हेलो एवरीवन। आज हम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या होते हैं और बीम में कैसे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था। तो किसी भी बीम में जब लोड लगता है तो उसमें शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही इंड्यूस हो जाते हैं। तो बेंडिंग जब किसी भी बीम पर लोड लगेगा तो ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी। और इस बेंडिंग के कारण जब किसी भी स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रेस आ जाते हैं तो उसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में बोलें, बेंडिंग मोमेंट के कारण जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस को क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। शीयर फोर्स के कारण इंड्यूस होने वाले स्ट्रेसेस को बोलेंगे शीयर स्ट्रेस। तो इस टॉपिक में हमको केवल बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिस पर एक लोड लग रहा था। तो इस लोड के कारण होगा क्या, ये बीम बेंड हो जाएगी। और जब ये बीम बेंड हो जाएगी तो इसके ऊपर वाले पार्ट में, ये इसका मैंने 3D व्यू दिखाया है। तो बीम के ऊपर वाले पार्ट में क्या आएगा, कंप्रेशन, और नीचे वाले पार्ट में टेंशन। कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पढ़ना है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हैं बीम में, वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर गए तो बीम में क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगी। तो इस क्रैकिंग को रोकने के लिए हम किसी भी बीम में बेंडिंग स्ट्रेस की एक वैल्यू तक ही उसको अलाउ कर सकते हैं बेंडिंग। अगर हमने उस वैल्यू से ज़्यादा बीम में बेंडिंग अलाउ कर दी तो उसमें क्रैकिंग आ जाएंगे, या तो कंप्रेशन में क्रैक हो जाएगी या टेंसाइल में क्रैक हो जाएगी। तो इन्हीं क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। तो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ने से पहले हमें उसमें कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे। तो हम कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं बेंडिंग में। ये एजम्पशन क्या होते हैं, एजम्पशन का मतलब होता है ये चीज़ एक्चुअल में नहीं होती बट मैंने एज्यूम कर लिया है कि ऐसा होगा। तो मेरा पहला एजम्पशन है, मटेरियल इज़ आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड लीनियर इलास्टिक। आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस के बारे में हमने इलास्टिक कांस्टेंट वाले वीडियो में पढ़ लिया था। जिनको भी डाउट हो इलास्टिक कांस्टेंट वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। तो हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस और लीनियर इलास्टिक। नेक्स्ट एजम्पशन है मेरा, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। अब ये किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, अब ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरा जो साइड वाला सेक्शन है जो कि प्लेन सेक्शन है, तो मेरा ये एजम्पशन है कि जब बेंडिंग होगी तो ये सेक्शन ऐसा ही रहेगा, प्लेन ही रहेगा। बट एक्चुअल में क्या होगा कि जब इस पार्ट में कंप्रेशन आएगा तो हमारा साइड वाला पार्ट थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। बट इलोंगेशन इतना कम रहता है कि हम उसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, इसीलिए हमने बोला है एजम्पशंस। तो एक्चुअल में मेरा जो विड्थ थी बीम की वो बहुत माइनर लेवल पे एक्सटेंड करती है, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो सेक्शन है वो पहले भी प्लेन था और बाद में भी प्लेन ही रहेगा। मेरा थर्ड एजम्पशन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस इन द लोडिंग प्लेन। मतलब बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। सर्कुलर सेक्शन भी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। बट अगर मैं एल सेक्शन की बात करूं तो ये ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है।
तो इस वाले सेक्शन पर मेरी ये थ्योरी, बेंडिंग थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो हम इस थ्योरी का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेरा यंग्स मॉडुलस इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज़ इक्वल। जो हमारा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन में इक्वल रहेगी। ये मेरे कुछ एजम्पशंस थे सिंपल बेंडिंग में। एजम्पशन के बाद हम बेंडिंग इक्वेशन देख लेते हैं। तो जब किसी भी बीम में केवल बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा हो तो उस केस को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग का केस। अगर कोई भी बीम प्योर बेंडिंग के केस में बेंड करती है तो वो एक आर्क का फॉर्मेशन करती है। वह आर्क किसी एक सर्कल का पार्ट होता है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। और फिर इसी एजम्पशन के बेसिस पे हम जब सर्कल की ज्योमेट्रीज़ का यूज़ करते हैं तो हमारी बेंडिंग इक्वेशन डिराइव होके आ जाती है। क्लियर? फिर से बता देता हूँ, अगर मेरी कोई भी बीम मोमेंट के कारण बेंड होती है तो वो एक आर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। वह आर्क किसी सर्कल का पार्ट होता है और फिर इसी सर्कल की ज्योमेट्रीज़ को यूज़ करके हम बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करते हैं। आफ्टर डेरिवेशन मुझे जो फाइनल बेंडिंग इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है, m/i इज इक्वल टू E/r इज इक्वल टू सिग्मा/y, जिसमें सिग्मा है मेरा बेंडिंग स्ट्रेस, m है जो मोमेंट एक्ट कर रहा है किसी भी बीम पर, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, E है मेरा यंग्स मॉडुलस, R है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो बीम बेंड हुई थी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उसको बोलते हैं R। और Y है मेरा मैक्सिमम टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर की डेप्थ। तो अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है पहले उसको समझ लेते हैं। जब कोई भी बीम बेंड करती है तो इसके अपर पार्ट में कंप्रेशन आता है और लोअर पार्ट में टेंशन आता है। बीच में कोई एक एक्सिस ऐसी रहती है जिस पर ना टेंशन आता है ना कंप्रेशन आता है, उस एक्सिस को बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। तो सिग्मा क्या है मेरा, बेंडिंग स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर मुझे जो स्ट्रेस मिल रहा है, मतलब टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर में मुझे जो स्ट्रेस मिल रहा है उसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ड्यू टू सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट द फाइबर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस आर इन कंप्रेशन। अगर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट लगता है, बेंडिंग मूवमेंट मेरे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैगिंग जो किसी भी स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ बेंड कर दे, उसको बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। और जो मेरे स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ उठा दे उसको बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट के कारण ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे टेंशन आता है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से मेरी बेंडिंग इक्वेशन आ गई, m/i इक्वल टू E/r इक्वल टू सिग्मा/y। जब हम केवल इन दोनों टर्म को लेते हैं तो मेरा m/i इक्वल टू E/r, और यहाँ से मैं 1/r इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, m/ei, और 1/r को हम बोलते हैं कर्वेचर। तो मेरा कर्वेचर का क्या फॉर्मूला हो गया, m/ei। उसके बाद हम जब ये दोनों टर्म लेते हैं तो मेरा बन जाता है सिग्मा/y इज इक्वल टू m/i। तो यहाँ से मेरा सिग्मा आ गया m/i इंटू वाई। ये आ गया मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। अगर मुझे किसी भी बीम में बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो मुझे अगर किसी बीम में सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है,
तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा m/i इंटू वाई मैक्स। और वाई मैक्स क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस टॉप फाइबर की या बॉटम फाइबर की। जब हम इस y को इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? m/i/y मैक्स। और इस i/y मैक्स को हम क्या बोल सकते हैं? z। और z होता है मेरा सेक्शन मॉडुलस। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? m/z इजिकल टू सिग्मा मैक्स। तो अगर मुझे m निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरा? सिग्मा मैक्स इंटू z। इस z को मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरा मोमेंट का फॉर्मूला आ गया सिग्मा y इंटू जेड या सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया m इज़ प्रोपोर्शनल टू z। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मैक्सिमम फाइबर डिस्टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। z इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। z को हम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं क्योंकि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। जितना ज़्यादा z होगा उसमें उतनी ज़्यादा मोमेंट लेने की कैपेसिटी होगी। इसीलिए इसको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं z को? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। क्योंकि जितनी z ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही वो मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा। तो हम देख लेते हैं z की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होती है। तो z फॉर आई सेक्शन इज़ ग्रेटर z फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ग्रेटर देन z फॉर स्क्वायर ग्रेटर देन z फॉर सर्किल। मतलब आई सेक्शन का z इन चारों सेक्शन के कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है। इसीलिए हैंस फॉर बेंडिंग आई सेक्शन इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट अमंग अब 4। इसीलिए बेंडिंग के केस में हम आई सेक्शन को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेक्शन विदाउट फेलियर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैक्सिमम मोमेंट लेने की क्षमता उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा? सिग्मा वाई इंटू जेड। तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम सेक्शंस। मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए z की आवश्यकता है। तो इस z को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो z इजिकल टू i/y मैक्स होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए i का फॉर्मूला होता है BD³/12। b उसकी विड्थ है और d डेप्थ है। और y मैक्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंप्रेशन या टेंशन फाइबर। तो y मैक्स मेरी इस केस में हो जाएगी d/2। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा z का BD²/6। अगर मैं होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन लूँ तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? BD³/12 आउटर रेक्टेंगल के लिए और स्मॉल BD³/12 इनर रेक्टेंगल के लिए। तो अगर मैं आउटर वाले रेक्टेंगल के आई में से इनर वाले रेक्टेंगुलर का आई घटा दूं तो मेरे पास ये जो होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका आई आ जाएगा। और उसके बाद y मैक्स हो जाएगा मेरा d/2। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा BD³ - BD³/6d। अगर हम सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो सर्कुलर सेक्शन का आई होता है π/64d4 और y मैक्स हो जाएगी d/2। तो इस सर्कुलर सेक्शन का z आ जाएगा π/32d³। और ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का था। और होलो सर्कुलर सेक्शन का देखें तो π/32d4 - d4/d। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, हमें याद भी रखने हैं और इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जब बीम बेंड होती है तो किस प्रकार से उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर बीम के लिए देखूं तो ये मेरी एक रेक्टेंगुलर बीम थी जिस पर लोड लगा
तो वो बेंड हो गई। बेंड हो गई तो ऊपर वाले फाइबर में कंप्रेशन आ जाता है और नीचे वाले फाइबर में टेंशन आ जाता है। तो ये कंप्रेशन और टेंशन जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसको हम बेंडिंग इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि M/I इक्वल टू F/Y। तो यहाँ से मेरा F इक्वल टू हो जाएगा M/I, यहाँ से मेरा F इक्वल टू हो जाएगा M/I इंटू वाई। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Y, मतलब स्ट्रेस क्या है, Y के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे मेरी Y बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमको डायग्राम से क्लियर हो गया कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर रहता है और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है। और दूसरी चीज़ ये क्लियर हो गई कि जब बीम बेंड होगी तो मेरा ऊपर पार्ट में कंप्रेशन आएगा और नीचे पार्ट में टेंशन आएगा। और ये जो एक्सिस है जहाँ पर ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, इस एक्सिस को बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम ट्राइंगुलर सेक्शन में देखें तो ट्राइंगुलर की जो CG न्यूट्रल एक्सिस होती है वो उसकी CG से पास करती है और उसकी CG की जो डिस्टेंस होती है वो ऊपर से उसके एपेक्स से 2h/3 पर होती है और बेस से h/3 पर। तो इस केस में, ट्राइंगुलर केस में, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है।